नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे आपको एनटीएससी पढ़ाने वाले सारे टीचर्स दिख रहे हैं। सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारे टीचर्स आपको एनटीएससी की पढ़ाई तैयारी करवाते हैं। अब आपने अगर एक बात नोटिस की होगी तो हम सारे टीचर्स यहाँ बहुत प्राउडली खड़े, मतलब मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मैं भी बहुत यहाँ प्राउडली खड़ा हूँ, और उसका एक रीजन है हमारे स्टूडेंट्स। जितनी मेहनत हमारे साथ आप लोग करते हैं, जितने फोकस होकर, जितनी लगन से आप लोग तैयारी करते हैं, हमारा कामयाब होना अर्थात हमारे स्टूडेंट्स का कामयाब होना तय है, निश्चित है। और एनटीएससी में हम जरूर होंगे कामयाब, बिकॉज हमारे सारे स्टूडेंट्स अपनी बहुत सारी मेहनत से इस गोल को अचीव करेंगे। किसके माध्यम से? तो भैया हम मैनेज ब्रेन्स आपका एक माध्यम है जहां से आप अपनी एनटीएससी की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं विथ नो चार्जेस। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल जो कि चाहता है कि इस देश का हर बच्चा जो पढ़ना चाहे, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहे, उसे हम सपोर्ट कर सकें। हम अपने बेस्ट एजुकेशनल सेशन से, लेक्चर से, हमारे पैटर्न से, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे को आगे बढ़ने में हेल्प करें। बस आपकी एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए होता है हमें कि हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये तब तक अधूरा है जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। वेदर हमारा यूट्यूब चैनल हो, हमारी वेबसाइट हो या फिर हमारी ऐप हो, अगर आप हमें रिटर्न गिफ्ट कुछ देना चाहते हैं इस पूरी मेहनत के लिए, तो उसमें सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस इनिशिएटिव का बेनिफिट ले पाएं। चलिए मूव करते हैं हम हमारे आज के सेशन की तरफ। तो आज का जो हमारा ये सेशन है वो फोकस करेगा हमारे एनटीएससी के सैट पार्ट पे, और उसका टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं आज वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारी एनटीएससी की जो पूरी श्रृंखला चल रही है मैथ्स को अच्छा करने का, उसका चौथा चैप्टर है। मैं याद दिला दूं भैया, पहले के 2-3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने उनमें से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं निशुल्क। इनफैक्ट चौथा क्या, अगर ये 14वां या 40वां भी चैप्टर होगा तब भी मैनेज ब्रेन्स आपको हर चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। चलिए हम यहां पे शुरू करने वाले हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, लेकिन लेवल 2 वाले। लेवल 1 क्वेश्चन हम पिछले ही सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पे आप प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे तो उसके आगे जो लिंक होगा वो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो का है, ताकि अगर आपसे कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया या कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो गया तो वहां पे इस वीडियो के थ्रू या पिछले वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं। चलिए लेवल 1 क्वेश्चन हमारे पिछले ही सेशन में हो गए थे समाप्त। आज हमारा लेवल 2 सेशन का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे ये सवाल, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल है यहाँ पे कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो पहली और आखिरी टर्म जो होती है किसी एपी की, वो आपको दी गई है 4 और 128। ठीक है, 4 और 128। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स का आपको सम दिया है 2970। आपको पहली टर्म दी है, आखिरी टर्म दी है, सम दिया है। आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। देखा जाए तो ये सीधा सीधा एप्लीकेशन है एक फॉर्मूला का जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, सम निकालने के भी 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक जिसमें आप यूज करते हैं फॉर्मूला जो लिखा जाता है कुछ इस प्रकार की, Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए 2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल ठीक। चलिए ये आपके पास एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आपको n पता होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वही आपको पता करनी है। चलिए यहाँ पे Sn पता है कि सम कितना आएगा, लेकिन उसके बाद भी a, यहाँ पे n-1 और d पता होना चाहिए। और जितनी जानकारी मेरे पास है उसमें हमारे पास a दिया हुआ है कितना, 4, और लास्ट टर्म दी हुई है l दिया हुआ है 128। तो यदि आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा लंबा रूट इख्तियार करना पड़ेगा, जिसमें आप पहले l का यूज करते हुए a की मदद से d की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज लास्ट टर्म की मदद से आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे भी n पता होना चाहिए जो आपको नहीं पता है। तो बेसिकली 2 इक्वेशन बनेंगी, एक ये वाली, एक वहां से लास्ट टर्म वाली। उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास a और n और d दोनों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, गलती होने के चांसेस हैं। तो सर ऐसा मेथड बताइए जिसमें समय भी कम लगे, गलती के चांसेस भी कम हो, मेहनत भी कम हो। तो चलिए अब हम उस मेथड को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं
जहां पे हमारा Sn का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, वो फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू a दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज सम निकालने का एक और तरीका है n/2 इंटू पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका Sn हो जाएगा 2970 इज इक्वल टू n आपको ज्ञात करना है, नीचे 2 आएगा वो आपको पहले से पता है सॉरी, a की वैल्यू है 4, l की वैल्यू है 128। चलिए 128 में 4 जोड़ना है, ऐड करना है, 128 प्लस 4 हो जाएगा 132। तो यहां पे आपको मिलेगा हेयर यू वुड गेट n/2 इंटू 132। नाउ 132 एंड 2 फ्रेंड्स नो, 132 और 2 क्या है, मित्र है, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, तो कैंसल हो जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा सॉरी 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 66। अब यहां पे आपकी इक्वेशन बन गई भाई 2970 इज इक्वल टू 66 इंटू n। अब n तो हमें ज्ञात करना है, बचा 66 जो डिवाइड कर रहा है वो अकेले वहां बोर हो रहा है, उसको साइड चेंज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा और डिवीजन कर देगा, यहां पहले मल्टीप्लाई कर रहा था। तो भाई 2970 डिवाइड बाय 66 इज इक्वल टू n। अब देखो 66 का टेबल तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ये डिविजिबल तो होगा क्योंकि n की वैल्यू कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, वो संख्या है। ठीक है भाई, आप ये तो नहीं बोल सकते, मान लीजिए अगर आपसे कोई बोले कि जाके इस पर्टिकुलर खेत में गिन के आओ कितनी गाय हैं, तो आप ये तो नहीं बोल सकते 4.5 गाय हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि एक गाय अपने खेत में आधी है, आधी उसके खेत में खाना खा रही है, नहीं, तो भाई ये गाय या तो 4 होंगी या तो 5 होंगी। ठीक उसी तरीके से टर्न्स भी या तो 10 होंगी या 20 या 30 या 5 या 15 या 17 या 37, लेकिन कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो इतना तो मुझे पता है कि कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं 66 को ब्रेक करूं तो ये 6 और 11 में होगा, 6 इंटू 11, मतलब इतना साफ है कि शायद दोनों नंबर्स 11 से डिविजिबल हो। चेक करते, 6 11 जा 66, यहां पे 6 2 जा 22, कितना बचेगा, हाउ मच इज लेफ्ट सर, यहां पे बचेगा 77, तो 7 जा हो जाएगा यहां पे, तो आपको मिलेगा 270 अपॉन 6 इज द वैल्यू ऑफ n। फिर से डिविजिबल है 3 के टेबल से या डायरेक्ट 6 से भी, तो भैया 6 4 जा 24, कितना बचा, 3 बचा, तो 6 5 जा हो जाएगा यहां पे 30, तो 45 इज द वैल्यू ऑफ n। क्या हमारे पास दो 4 बहु विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं उनमें 45 उपस्थित है? जी हां सर बिल्कुल उपस्थित है, तो हमारा जवाब हो जाएगा 4 5 45। ठीक है, अब लेकिन हमारा जवाब जितना भी आया हो, यदि सफेद स्क्रीन पे वहां हरे रंग का टिक नहीं लगेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए कंप्यूटर जी टिक लगा दीजिए। तो भाई कंप्यूटर जी का भी जवाब है ऑप्शन बी 45, मतलब यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11th टर्म। आपको 11वीं टर्म की वैल्यू बतानी है एक एपी की। अब देखो यहां पे क्या क्या जानकारी दी है, इफ सम ऑफ, जरा ध्यान देना यहां पे, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अच्छा यहां देखो आपको 11वीं टर्म बतानी है यदि सम ऑफ 11 टर्म्स मतलब S11, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S11 इज इक्वल टू S10। ठीक है, अब जरा यहां पे कंपेयर करो, सम ऑफ 11 टर्म्स आप निकालोगे कैसे सर? अगर मैं सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट कहूं तो पहली से लेकर, मतलब पहली दूसरी तीसरी ऐसे करते करते हम 10वीं और 11वीं टर्म को जब ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा सम ऑफ 11 टर्म्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सम ऑफ 10 टर्म्स कैसे मिलेगा? तो सर सम ऑफ 10 टर्म्स मिलेगा भाई पहली से लेकर दूसरी तीसरी ऐसे करते करते 10वीं टर्म तक हम सारी की सारी ऐड करेंगे। यदि आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली इवैल्यूएट करें और लॉजिकली सोचे तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों तरफ कुछ चीजें बराबर हैं तो वो कैंसिल हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे T1 T2 T3 इस तरीके से
सारे टर्म टिल T10 इस तरफ के कैंसिल हो जाएंगे उस तरफ के सारे टर्म से, ठीक है। तो T1 T2 T3 ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे आप टिल T10। अब यहां पे देखो क्या बच गया, केवल T11 बच गया। वहां पे देखो क्या बच गया, कुछ नहीं, तो 0 बच गया। तो आपकी जो 11वीं टर्म है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 इसके हिसाब से लॉजिकली। अब यदि आप मैथमेटिकली या फिर मेथड के हिसाब से सोचे तो देखो S11 का फॉर्मूला आपने ज्ञात है, आपको पता है। S10 का आपको फॉर्मूला ज्ञात है, यूज कर लीजिए। S11 का फॉर्मूला होता है सर 11/2 मतलब n/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपकी बात सही है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा 10/2 क्योंकि यहां पे हो जाएगा n/2 फॉर्मूला यूज करते हुए 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब आप इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करें तो भाई यहां पे है 11/2, यहां पे हो जाएगा 2a प्लस 10d, है ना। यहां पे आपको मिलेगा 10/2 और यहां पे भी हो जाएगा 2a प्लस 9d। अब क्या ऑप्शन है आपके पास सर, क्योंकि दोनों तरफ 2 आ रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में 2 है वो हो जाएगा इस वाले 2 से कैंसिल। अब आप में से कुछ लोग यदि सोच रहे हैं कि सर ये जो 2a है वो वाले 2a से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये जो नीचे वाला 2 था वो मल्टीप्लीकेशन में था भाई, वो एडिशन में है और बाहर एक वैल्यू भी है, तो उस बात का ध्यान रखें। 11 इंटू 2 करोगे तो 22a, ठीक है, और 11 इंटू 10 करोगे तो 110d। इस तरफ 10 इंटू 2 करोगे तो 20a प्लस यहां पे कितना हो जाएगा सर 119 इंटू 10 तो 90d, यही होगा भाई। यहां पे कितना देखो 10 इंटू 11 किया 110, वहां पे 10 इंटू 9 किया तो 109, तो 90, 9 इंटू 10। अब आप यदि इसको कैंसिल करना चाहें तो भैया 22a में से ये 20a हो जाएगा माइनस, और यहां 90d में से कितना माइनस होगा, 90d में से माइनस हो जाएगा 110d। क्या क्या बचेगा आपके पास सर, यहां बचेगा 2a इज इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा -20d। ध्यान रखिएगा भाई नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 110 बड़ा है 90 छोटा है। अब आप यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुल मिला के आपके पास जवाब बचेगा कि a इज इक्वल टू -20/2d। सॉल्व करेंगे आप तो a हो जाएगा -10d। चलिए ये मुझे यहां से एक रिलेशन मिला a और d के बीच में। अब हम आते हैं हमारी 11th टर्म की ओर, तो भैया T11 का फॉर्मूला हो जाएगा सर, जो लॉजिक हमने सीखा है उसके हिसाब से a प्लस 10d। देखो लॉजिक क्या कहता है भैया सर, 11वीं टर्म चाहिए, तो भाई पहली टर्म को तो आपने a बोल दिया, तो वो तो आपने मेंशन कर दी। अब बची कितनी सर, 11 में से एक आपने लिखी, बची 10, तो 10 इंटू डी, जिसको हम नॉर्मल फॉर्मूला में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो a की वैल्यू आपने -10d पहले से निर्धारित कर दी है, निकाल के बता दी है। तो यहां पे जहां पे आपका a है वहां पे आप लिख देंगे -10d, फिर साथ में हो जाएगा +10d, और ऐसा करने पे आपका जवाब हो जाएगा 0। भाई -10d और +10d कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमारा पहले मेथड से आया। ये मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन ये फॉर्मूला के हिसाब से, वो थोड़ा लॉजिक के हिसाब से कि चीजें कैंसिल हो रही है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से आपका जवाब सेम आया, दैट इज 0। अब हमारा जवाब तो सेम आया लेकिन कंप्यूटर जी का जवाब सेम आया तब तो बात बने। उनका भी आया है भैया ऑप्शन सी। स्क्रीन की सफाई, अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9th टर्म। 9वीं टर्म की वैल्यू आपको बतानी है एक सीरीज में, एक एपी में, जिसके 6th और 12th टर्म के बारे में जानकारी दी है। देखो 6th टर्म 12th टर्म इनके बारे में जानकारी दी है कि है 32 और 56 56। चलिए अब 9th टर्म पता लगाने के लिए a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तो 9th टर्म निकलेगी। a और d की वैल्यू निकालने में ये जो जानकारी दी गई है वो यूज करेंगे, क्योंकि भैया वो दी क्यों है अगर यूज नहीं करनी तो, है ना। चलिए 6th टर्म मतलब हो जाएगा T6 और उसकी वैल्यू है 32। अब ये तो हो गई सवाल के हिसाब से वैल्यू। अब हम जरा देख लेते हैं कि अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो T6 कैसा आएगा। तो सर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी।
अब 6 में से 1 माइनस करना है क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैं सीधे ही यहां पे माइनस करके लिख देता हूं, 6 में से 1 गया तो 5d, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 32। दूसरी ओर 12th टर्म के बारे में दिया, तो भाई t12 है 56 जैसे ऊपर हमने 1 माइनस किया, यहां पे भी 1 माइनस होगा, 11d हो जाएगा और इनकी वैल्यू हो जाएगी 56। तो अब यहां पे यदि आप ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने a और d की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। चलिए a प्लस 11d, अब यहां पे एक और ट्रिक है जो हम इस सवाल को समाप्त करने के बाद सीखेंगे, इसी सवाल से संबंधित। दूसरी है a प्लस 5d। क्या बोला मैंने, अभी पीछे मुड़ के मैंने बोला कि भैया इसी सवाल से संबंधित एक ट्रिक भी है हमारे पास, जिसको हम यूज करके सवाल का जवाब निकाल सकते हैं बिना इतनी सारी मेहनत किए। चलिए यहां पे हो जाएगा माइनस करने पे a में से a माइनस 0, 11 में से 5 गया तो 6 माइनस, और 56 में से 32 गया, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2। d की वैल्यू हो जाएगी 24/6, दैट इज 4, क्योंकि जितना मुझे गणित आता है 6 4 जा 24। चलिए क्या किया आपने, ये आपने दोनों इक्वेशंस को यू सब्ट्रैक्टेड बोथ द इक्वेशंस। वेयर डिड वी गेट द इक्वेशंस फ्रॉम, तो क्वेश्चन में इट वाज गिवन दैट 6th टर्म एंड 12th टर्म की वैल्यूज आर एज फॉलोस। ठीक है, चलिए d की वैल्यू आ गई 4, अब a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर वो कहां से निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आप इसमें पुट करते हैं एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ a, दैट वुड बी कंप्लीट, बिकॉज a एंड d वुड हेल्प अस फाइंड आउट द 9th टर्म। a और d की मदद से हम 9th टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए तो a प्लस 5 इंटू 4 कर देंगे, बिकॉज d इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और ये दोनों है 32 के बराबर, दे मेकअप 32, तो a इक्वल टू 32 माइनस 20, तो a की वैल्यू इज कितना, सर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 12। यू हैव a, यू हैव d, नाउ वी कैन फाइंड द 9th टर्म। हम a और d की मदद से 9th टर्म निकाल सकते हैं। चलिए तो अब आपका आंसर होगा T9, जैसा कि हमने पैटर्न पढ़ा है भैया, एक कम तो T9 इज इक्वल टू 8d होता है। ठीक है, चलिए तो T9 यहां पे हो जाएगा, a मतलब 12, 8d मतलब 8 चौके 32, तो T9 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 12 और 32 जोड़ने पे 2 और 2 4, 3 और 1 4, मतलब कितना 44 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ऑप्शन बी 44 इज योर आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब देखो यहां पे ये हो गया पूरा मैथमेटिकल मेथड। अब जरा हम ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है आपसे, देखो ट्रिक ध्यान से सुनना। आपको क्या क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था 6th और 12th टर्म की मदद से 9th टर्म निकालिए। एक बात बता मुझे, यहां पे कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? देखो 6th और 12th के बीच में 6 टर्म्स की दूरी है, और आपसे 6वीं में भी 8वीं टर्म, 7वीं टर्म, 10वीं टर्म नहीं पूछी है, 6 में से भी एग्जैक्टली बीच की टर्म पूछी है, जिसकी 6 से दूरी और 12 से दूरी बराबर है। तो यदि आपको कभी भी एग्जाम में सवाल आता है, यदि आपको एग्जाम में कभी भी सवाल आता है जिसमें आपको 2 टर्म दी हुई है और आपको और एक बीच की टर्म निकालनी है, और यदि वो बीच की टर्म उन दोनों गिवन टर्म से सेम दूरी पे है, अर्थात जैसे यहां पे 6 और 9 के बीच की दूरी भी 3 टर्म, मतलब 6 से लेकर 9, और 9 से लेकर 12 के बीच की भी दूरी 3, अगर ऐसा कुछ हो तो आसानी से आप 9th टर्म निकाल सकते हैं। कैसे सर? जो 6th टर्म था 32 और जो 12th टर्म था 56, उन दोनों का लेंगे एवरेज, मतलब उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 44। कितना आएगा सर? 6 और 2 8, 5 88 आएगा। 88 डिवाइड बाय 2 44। तो यदि फिर से अगर मैं रिपीट करूं तो ट्रिक ये है भाई साहब कि अगर आपको 2 टर्म दी हुई हैं और उन दोनों टर्म के एग्जैक्टली बीच वाली टर्म निकालनी है, तो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मतलब खासकर एग्जाम में जहां पे समय कम होता है, एग्जाम मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में नहीं है ना प्लीज। तो क्या करेंगे आप, मिडिल टर्म जो दोनों के बीच से अगर दोनों से अगर दूरी बराबर है, मिडिल में है, तो उन दोनों का एवरेज लेके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहां पे आया 44। आप चाहे तो ऐसे और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। दोनों मेथड से अपना आंसर निकालिए, कोई भी एपी ले लीजिए अपने हिसाब से, और दोनों मेथड से अपना आंसर निकालिए। उसके बाद बताइए कि आपका ये ट्रिक काम कर रहा है या फिर नहीं। चलिए कंप्यूटर जी से परामर्श, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 44। मतलब यहां पे स्क्रीन की सफाई। अगला प्रश्न क्या है भाई?
तो अगला प्रश्न है यहां पे प्रश्न क्रमांक 4, इज द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। पहली 9 टर्म्स का आपको सम दिया गया है। किसका दिया गया है? फर्स्ट 9 टर्म्स का सम दिया गया है। तो भैया आपको क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। ठीक है, 9 टर्म्स का सम 13 टर्म्स के बराबर है, तो आपको यह बोला गया है। देन सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बताइए। चलिए क्या बोला आपसे कि भैया 9th टर्म का सम है किसके बराबर? 13th टर्म के बराबर, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। अर्थात आपको बोला गया है कि भैया T9, सॉरी सम बोला है ना, यहां पे टर्म नहीं बोला है, तो S9 इज इक्वल टू S13। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपको बतानी है पहली 22 टर्म्स का सम। अब जरा यहां पे ध्यान देना, S9 से लेकर S13 तक अगर आप यहां देखें तो एक पैटर्न जो दिखेगा आपको, 13 और 9 को जब आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 22। 9 और 3 12, एक और एक 2, मतलब क्लियरली यहां पे 13, 9 और 22 में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होना ही चाहिए। अच्छा एक बात और समझो, 9 टर्म से लेकर 13 टर्म मतलब 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं, इन चारों टर्म्स को जोड़ने के बाद भी क्या हो रहा है? सम बराबर आ रहा है 9 टर्म्स के। तो सर क्या ये चारों टर्म्स जो होंगी हमारी वो 0 के बराबर होंगे? अब देखो 4 टर्म 0 तो हो नहीं सकती, अगर ऐसा होता तो पूरी एपी ही 0 होती, लेकिन यहां पे ऐसा हो सकता है कि हाँ 2 होंगी पॉजिटिव, उसी के बराबर 2 होंगी नेगेटिव, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और सम आ रहा है बराबर। ट्राई कर लेते, देखते चलिए कहानी समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूं। भाई मेरा कहना साफ है, 9 से लेकर 13 तक गए, मतलब 4 एक्स्ट्रा टर्म ऐड की, लेकिन 4 एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने के बावजूद भी सम को आप बढ़ा नहीं पाए। तो ऐसा तभी हो सकता है या तो अपने चारों में 0 ऐड किया है, जो कि अगर होता है तो पूरी एपी ही 0 वाली बन जाएगी, जो कि यहां पे नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई 2 आपने ऐड किए और उसी को कैंसिल करने के लिए अगले दोनों क्या बन गए? नेगेटिव बन गए। ठीक है, ऐसे केस में हो सकता है कि ये दोनों कैंसिल हो गए। चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या जानकारी है। तो भाई S9 निकालने का एक तरीका है 9/2, दैट इज S ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स निकालने का फॉर्मूला 9/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। हमें तो यही पता है, हमें तो और कुछ पता नहीं है। S13 हो जाएगा 13/2 और यहां हो जाएगा 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। सर एक क्वेश्चन में आपने कुछ और ट्रिक लगाई थी, बिल्कुल लगाई होगी। देखिए किसी भी सवाल में कोई भी ट्रिक फिक्स नहीं होती, हम हमेशा क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, और यदि सॉल्व करते करते हमें कोई ट्रिक अगर पता चल जाती है, हम खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसको हम यूज कर लेंगे। जहां पे ट्रिक आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, यूज नहीं हो पा रही है, वहां पे आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहली बात तो यहां पे कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर बिल्कुल हो रहा है। ये नीचे का 2 डिवीजन में है, दोनों जगह तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो 9 यहां पे है वो अकेला बोर हो जाएगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 जा हो जाएगा 18a, यहां पे आपके पास हो जाएगा 9 में से गया तो 8, और 8 इंटू 9 करोगे तो 72d, यही होगा। क्या बोला मैंने भाई? 9 इंटू 1 करोगे, 9 माइनस 1 करोगे 8, 8 इंटू 9 करोगे आएगा 72d। इस तरफ 13 दूनी हो जाएगा 26a, और 13 में से 1 गया तो 12, 12 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा? आप में से कुछ ने कैलकुलेटर उठा लिया है, तो जवाब आएगा 156d। सर आपको कैसे याद है इतनी कैलकुलेशन? मुझे याद नहीं है, मुझे यह पता है कि 12 का स्क्वायर करने पे 144 आता है, तो 144 में एक और बार ऐड करना है 12 ताकि वो 13 हो जाए, तो कितना हो जाएगा? 156। एक तरीका बता रहा हूं याद करने का, ऐसे तो बहुत तरीके। चलिए भाई अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस 156d यहां हो जाएगा, प्लस 72d यहीं रहेगा, 26a में से 18a होगा माइनस। ठीक है, 156 में से 72 माइनस करना है। सर 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, तो माइनस 84d माफ कीजिएगा इज इक्वल टू 26 में से 18 माइनस करना है, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8a। एक मिनट, 15 में से 7 गया तो कितना माइनस होगा एक बार चेक करना। सर 15 में से अब हम 7 माइनस करेंगे तो
कितना बचेगा, हाँ 8 ही बचेगा 15। मैं एक तरफ पर सोच रहा था कि 64 तो नहीं आएगा बिकॉज कैंसिल होने के चांस तो नहीं है। चलिए यहां पे आपको मिल रहा है -84d इज इक्वल टू 8a। एट मैक्स आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, दोनों को हम माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो -84d अपॉन 8d इक्वल्स टू 8a हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैंसिल करेंगे यदि आप इसको तो 4 के टेबल से होगा तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 2, तो -21/2d इज इक्वल टू a। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -21 इज द वैल्यू ऑफ 2a, -21d इज द वैल्यू ऑफ 2a। अच्छा मेरा यहां पे ये ट्यूबलाइट कैसे जला कि भैया a की जगह 2a लिख देते, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब आप सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालेंगे, तब आपको 2a की जरूरत ज्यादा पड़ती है रादर देन जस्ट a। तो भाई जरूरत पड़ती है तो दिमाग की बत्ती जल गई तो आप निकाल लो। चलो अब क्या बोल रहा है आपसे, आपको निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम, तो S22 आप निकालेंगे जो कि होगा किसके बराबर सर, S22 हो जाएगा यहां पे a कितना n/2 दैट इज 22/2 और यहां पे हो जाएगा कितना, देखो 2a की जगह पे आप लिख देंगे -21d। क्यों लिखेंगे भाई सर, क्योंकि फॉर्मूला होता है n/2 2a, तो 2a की जगह -21d। भाई 2a लिखो या उसके बराबर की कोई वैल्यू लिखो, एक ही बात है। प्लस होगा यहां पे n-1, तो 22 - 1 मतलब 21d। थोड़ा सा मैं यहां पे आलस से कर रहा हूं, एक स्टेप लिख रहा नहीं हूं, क्योंकि जहां पे n-1 लिखना है वहां पे मैंने सीधे लिख दिया कि 22 थे, एक कम करके हो जाएगा 21। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बाहर तो हो जाएगा 11 परंतु अंदर -21d और +21d, जो कि प्लस माइनस करने पे हो जाएंगे किसके बराबर, शून्य के। तो 11 × 0 मतलब जवाब हो जाएगा 0। तो पहली 22 टर्म्स का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन सर हम तो ऐड करते जा रहे हैं तो जवाब 0 कैसे हो गए, देखो ऐसा तब होता है जब आपकी एपी में एक तरफ पॉजिटिव टर्म्स हो, फिर आप जब आगे बढ़े तो नेगेटिव टर्म्स हो जाएं, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, और आपका एपी का सम कितना आ जाता है, 0 अर्थात 0। चलिए आप एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लें प्रभु, क्योंकि उन्होंने हाँ नहीं बोली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, ग्रीन टिक आ गया है, स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, देखो संख्या नहीं बताइए, कितनी बोल दी है, पी टर्म्स बोल दी है। अब वो पी की वैल्यू 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये भी नहीं कि सर पी का मतलब 5 होगा, हाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ 2 एपी सीरीज, देखो कितनी बोल दी, अब तक आपको एक ही एपी से जूझना पड़ रहा था, अब इस सवाल में 2 एपी आ गई। ठीक है, पहले बार उनका रेशियो कितना दिया, 4p + 16 और 7p - 17। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सिक्स्थ टर्म्स। ठीक है, चलिए अब इसका क्या तात्पर्य होगा कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो सर इसका सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि SP, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं S1p, क्योंकि देखो 2 है ना एपी, तो एक एपी को A1 बोल दो, एक एपी को B1 बोल दो, तो S1p। ठीक है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ पहली एपी। S2p मतलब सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ पहली ऑफ दूसरी एपी। इनका रेशियो क्या है सर, इनका रेशियो है 4p + 16 अपॉन 7p ± 17। हमें किससे जूझना है सर, हमें बोला है रेशियो ऑफ देयर सिक्स्थ टर्म्स बतानी है। दिया सम है पर बतानी किसकी है, सिक्स्थ टर्म की, जो कि नॉर्मल होगी, T6 होगी, ऊपर वाले की भी नीचे वाले की भी। तो बेसिकली अगर मैं आपको सवाल का सारांश बताऊं तो आपको बताना है T1 6, दैट इज पहली एपी का सिक्स्थ टर्म और दूसरी एपी का सिक्स्थ टर्म। आपको समझ में आया, यस सर। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम, क्या हम सम को यूज करके वहां तक पहुंचेंगे, जी हाँ बिल्कुल। कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे सम के कॉन्सेप्ट को, तो देखो 6 टर्म्स की अगर हमें चर्चा करनी है, तो सिक्स्थ टर्म की चर्चा करनी है, तो सिक्स्थ टर्म तक पहुंचने का जो रिजल्ट है मेरा, पहले हम उसको सोचेंगे। वो कैसे होगा, तो सर सिक्स्थ टर्म मिल जाती है आपको A1, क्योंकि पहली वाली जो हमारी एपी है उसका है, तो A1 प्लस हो जाएगा 5D1। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल सर। दूसरे वाले के केस में आपका हो जाएगा A2 + 5D2। ठीक है, अब ये आपको चाहिए। अब जरा यहां पे आते हैं, हमारे पास उपलब्ध क्या है, तो देखो टर्म्स का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास,
जो कि कहता है, मान लो अगर यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला p टर्म्स के लिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई p/2, ठीक है, दैट इज जितनी भी टर्म्स का आपको सम निकालना है डिवाइड बाय 2, और अंदर आ जाएगा 2a1 क्योंकि पहले वाले AP का है, प्लस p-1 इंटू d1। ठीक है, ये आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर अगर आपको सम निकालना है तो सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है p/2 दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। नीचे यहां पे हो जाएगा p/2, क्योंकि भाई देखो p टर्म्स ही है, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, हालांकि a और d की वैल्यू अलग अलग है, तो ऊपर हमने लिखा a1, यहां हम लिख देंगे 2a2 प्लस यहां पे लिख देंगे p-1 d2। चलिए, ठीक है, ये आपका हो गया एक तरफ। दिस इज इक्वल टू 4p प्लस 16 अपॉन 7p-17। चलिए, अब यहां पे अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि सर यदि हम p की वैल्यू 6 रख देंगे तो क्या हमें हमारा जवाब मिल जाएगा? चेक करके देखते हैं भाई, एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है। सबसे पहले तो अगर आप देखें दोनों तरफ p/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा सर? आपके पास यहां पे बचेगा 2a1 प्लस p-1 इंटू d1, और यहां बचेगा 2a2 प्लस p-1 इंटू d2। चलिए, ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम यहां पे इस पूरी इक्वेशन में यदि p की वैल्यू रख देते हैं 6, क्योंकि हमें 6 टर्म्स का बोला है, वहां भी क्या बोला है 6 टर्म, जैसे ही आप रखेंगे यहां पे p की वैल्यू 6, आपको क्या मिलेगा सर? इस तरफ मिलेगा, अगर मैं आपको करके दिखाऊं क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, तो इस तरफ रिजल्ट मिलेगा आपको 2a प्लस 6-1 मतलब 5d1, और नीचे मिलेगा 2a प्लस 5d2। क्या ये वही है जो हमें चाहिए? नहीं, क्योंकि वहां पे आपको a1 प्लस 5d1 चाहिए, यहां पे 2a1 मिल रहा है और 2a2 मिल रहा है, तो a1 जो है वो यहां पे डबल हो जा रहा है। सर तो क्या है, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि भैया कॉमन नहीं है। तो फिर सर क्या करें? देखो, इसको तो हम अब ज्यादा छेड़ नहीं सकते, पर इसमें हम कुछ कर सकते हैं जिसकी मदद से हम यहां तक पहुंच जाए, मतलब कंपेरेबल हो जाए बेसिकली दोनों। यदि मैं इनमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में टफ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप एकदम कंसंट्रेशन से करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं इसको इससे रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूं, तो यदि आप रिलेट करने का प्रयास करें तो सबसे पहली चीज यही रिलेट हो रही है कि यहां पे 2a1 है, यहां पे 2a2 है, हालांकि वहां पे केवल a1 और केवल a2 है, तो पहले हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे। भाई रेशियो है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2a1 प्लस 10d1 अपॉन 2a2 प्लस 10d2। सर ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? उसका फायदा यह हुआ कि अब दोनों कंपेरेबल हो गए, और यदि आप कंपेयर करेंगे 2a1 2a1 2a2 2a2 सेम कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखोगे तो p-1 इंटू d1 जो कि वहां पे बन जा रहा है 10d1, ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो p-1 d1 हो जा रहा है 10d1 के बराबर, और ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो d1 कैंसल, p-1 हो जाएगा 10 के बराबर, p की वैल्यू हो जाएगी 11 के बराबर। यह सवाल उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है कि सीधा भाई 6 टर्म का बोला है तो यहां पे 6 पुट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, ना, ऐसा नहीं होता है। यहां पे आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा। p की वैल्यू आएगी 11, अब ये p की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करेंगे तब आपको रेशियो मिलेगा। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं पूरी कहानी क्या हुई, ठीक है। तो भाई कहानी ये हुई हमारी कि हमारे पास ये दिया था कि पहली p टर्म्स का रेशियो है 4p प्लस 16 एंड 7p माइनस 17, ठीक है, ये यहां पे लिखा है, और आपको बोला गया छठवीं टर्म का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो भाई छठवीं टर्म हो गई पहले क्योंकि 2 AP हैं
तो दोनों एपी का ए अलग होगा, डी अलग होगा, इसलिए हमने T1 T2 करके मेंशन किया है कि भाई पहले एपी की छठवीं टर्म और दूसरे एपी की छठवीं टर्म। ठीक है, तो T1 6 हो जाएगा, मतलब पहले एपी की छठवीं टर्म, तो पहले एपी का ए, पहले एपी का डी इंटू 5, क्योंकि भाई 6 चाहिए तो 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि पैटर्न रहा है। दूसरे एपी की छठवीं टर्म चाहिए तो A2 प्लस 6D2 5D2 सॉरी, वो हमें रिक्वायर्ड था। अब हमारे पास था अवेलेबल ये, तो सबसे पहले तो हमें इनके बीच में कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश करना था, जिसमें सबसे बेहतर हमारी हेल्प करते A1 D1 और A2 D2, तब दोनों टर्म्स के AN कॉमन डिफरेंस। तो हमने यहां पे कोशिश किया किसी तरीके से हम यहां पे A1 और D1 और A2 और D2 को ला सके। तो उसके लिए हमने जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है उसको सीधे सीधे अप्लाई किया, जहां पे n की जगह हमने p यूज किया, क्योंकि यहां पे p टर्म्स की चर्चा हो रही थी। ठीक है, आपने p यूज किया, सिंप्लीफाई होने के पास आपके पास ये रिजल्ट आया, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक मिसिंग था। और जब मैंने कनेक्टिंग लिंक मिसिंग था तो मैंने कंपेयर करने का प्रयास किया। कंपेयर करने पे मुझे रिजल्ट ये मिला कि यहां पे आपके पास 2A1 है, वहां पे केवल A1 है। तो अगर हमें इन्हें कंपेयर करना है और P की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेशियो में यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करने तो आपका रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अल्टीमेटली कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई होने के साथ साथ कंपेरेबल भी हो गया। तो अब जब मैंने कंपेयर किया तो भैया 2A1 दोनों जगह पे है, ठीक है, यहां पे है P-1, वहां पे है 10, तो यहां पे आप खड़े हैं, वहां तक आपको जाना है। तो P की क्या वैल्यू रखी जाए कि P-1 बन जाए 10? तो सर एक माइनस करना है तो एक्स्ट्रा कर दीजिए एक, तभी तो माइनस करने पे 10 के बराबर आएंगे। तो P की वैल्यू आई 11। अब जो P की वैल्यू यहां आई है, जो ये 11 मिला है, उसको रखेंगे हम यहां पे हमारे सेटअप में, और रेशियो निकालेंगे T16 एंड T26 का। ठीक है, मैं आपके लिए यहां पे थोड़ी सी जगह की उपलब्धता की कमी की वजह से इस पार्ट को कर रहा हूं डिलीट, क्योंकि यहां पे हम कुछ चीजें लिखने वाले हैं। चलिए, P की वैल्यू कितनी मिली है सर? 11 मिली है, तो भाई दोनों पक्षों में रख दो, दोनों तरफ। तो यहां पे आप रखेंगे 2A1, ठीक है, प्लस अब P की वैल्यू रखी आपने 11, तो P इक्वल टू 11 रखा आपने, जो कि इसके माध्यम से आप थोड़ा बहुत निकाल पाए। ठीक है, तो भाई 11 - 1 तो हो जाएगा 10D1 अपॉन 2A2 प्लस 10D2। अब जब आपने इस तरफ रखी है P की वैल्यू 11, तो इस तरफ भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैथ्स का नियम क्या कहता है, यदि आप कुछ कर रहे हैं तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो P भाई दोनों के पास है तो उसको भी रखना पड़ेगा। 4 × 11 करोगे आपका जवाब आएगा 44। 44 प्लस 16 करोगे तो आपका जवाब कितना आएगा? 60 अपॉन नीचे आएगा 7 × 11 मतलब 77। P की वैल्यू 11 रखी है, 77 माइनस 17 किया आपने, 17 सब्ट्रैक्ट किया, तो भाई 77 में 17 माइनस करोगे तो आएगा 60। ऊपर भी 60 नीचे भी 60, तो कैंसिल होके रेशियो हो गया 1। अब ऊपर वाले पार्ट में यदि आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा A1 प्लस 5D1 अपॉन नीचे यदि आप 2 कॉमन लेंगे तो A2 प्लस 5D2 आपको प्राप्त होगा। और रेशियो तो यहां पे कंसिस्टेंट है 1, क्योंकि यहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इस तरफ के फ्रैक्शंस में ही कुछ कॉमन ले रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल, यहां पे आपके पास क्या बचा? T16, क्योंकि भाई A1 प्लस 5D1 है T16। यहां पे आपके पास T26 क्या बचा? तो दोनों का रेशियो हो गया 1। तो बेसिकली यहां पे हमने सवाल के ही कॉन्सेप्ट की मदद से, मतलब पहले उसी को ठोक बजा के पीट के पूछा कि बताओ कैसे आंसर आएगा, तो उसी ने बताया भाई P की वैल्यू 11 रखोगे, मैच करके तो आंसर आ जाएगा। फिर केवल यहां खाना पूरी करने के लिए और सवाल को सॉल्व करने के लिए P की वैल्यू 11 रख के अपना आंसर निकाला। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए, यहां पे ये सवाल होता है समाप्त। भाई रेशियो आ रहा है 1, जो कि है ऑप्शन ए, तो कृपया इस ऑप्शन को मार्क करें, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। लेकिन आप पहले सही जवाब बताएं, तभी तो हमें यहां पे प्रोत्साहन मिलेगा या फिर अवार्ड मिलेगा। कौन सा अवार्ड है? अगला प्रश्न आपका अवार्ड है। चलिए देखते हैं भाई, A इक्वल टू 1 कंप्यूटर जी का भी जवाब है ऑप्शन ए, हमने भी ए ही मार्क किया है, तो स्क्रीन साफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ A7, देखो यहां पे क्या बोल रहा है भाई, सेवेंथ टर्म किसी एपी की वो है 13 इंटू A13, मतलब 13th टर्म में 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। वेयर A7 देखो डिफाइन भी कर दिया ताकि अगर लोग कंफ्यूज ना हो कि A7 और A13 क्या है, तो भाई A7 और A13 है 7th एंड 13th टर्म रिस्पेक्टिवली। द कॉमन डिफरेंस, आपकी मदद के लिए कॉमन डिफरेंस अर्थात D की वैल्यू बता दी है 6। अच्छा कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अरे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इतना भारी टर्म कभी नहीं पढ़े, वो डी को ही कहा जाता है। कृपया अच्छे से अपनी किताब की थ्योरी को भी रीड करें जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल का हो, चाहे एनटीएससी हो, चाहे कोई ओलंपियाड हो। एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर रीड कर लें, बिकॉज हर चैप्टर की कुछ यूनिक शब्दावली होती है, यूनिक प्रोनाउंसिएशन होते हैं, यूनिक डेफिनेशन होती है। यदि वो आप भूल जाएंगे तो आपको सवाल में कुछ ऐसे टर्म मिल सकते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे मे बी। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको ए निकालने को नहीं बोल रहा है, इतना आसान सवाल है, मतलब कंप्यूटर सवाल जो बनाने वाला व्यक्ति है, जो कंप्यूटर जी हैं, वो भी जानते हैं कि भाई यहां पे ए निकालने में इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत कराई जाए और 29th टर्म निकलवाई जाए विद्यार्थी से, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कंप्यूटर जी। चलिए अब क्या करेंगे आप, सर आपको A7 और A13 के बीच का कनेक्शन दिया, वहीं से शुरू कीजिए। चलिए जैसा आदेश प्रभु, तो भाई A7 और 13 टाइम्स A13। अब यहां पे मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि A7 और A13 आते कैसे हैं। भाई A7 आता है A प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू डी करने से, और A13 कैसे आता है, तो सर 13 टाइम्स ऑफ A प्लस 13 माइनस 1 मतलब 12D करने से। क्या आपके पास इस इक्वेशन में से कुछ क्वांटिटीज पता है? यस सर हमें D की वैल्यू पता है 6, तो हम यहां पे लिख देते हैं भैया D की वैल्यू 6 का उपयोग करते हुए A प्लस 6 इंटू 6, जहां पे D था वहां पे रख दी मैंने D की वैल्यू 6, एंड 13 इंटू A प्लस 12 इंटू 6, क्योंकि 12 इंटू 6 D की वैल्यू है 6। चलिए तो ये हो जाएगा A प्लस 36, कितना, A प्लस 36 वुड बी इक्वल टू 13 इंटू A प्लस 12 6 होता है 72, है ना। तो यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ अभी तो फिलहाल बन रहा है सिस्टम। अब ये 13 जो बाहर है मल्टीप्लीकेशन में, उसको अंदर लेके जाते हैं, बिकॉज और कुछ तो उसका हो नहीं सकता। तो A प्लस 36 इक्वल टू 13A प्लस 13 इंटू 72, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो A की वैल्यू नहीं मिलेगी, और A की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम 29th टर्म कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात के लिए लिख के रख लेते हैं कि भैया T29 हो जाएगी A प्लस 28D। अगर कहीं सवाल सॉल्व करते करते इसकी वैल्यू मिल गई तो हम सीधे रख देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करें, तो ये A तो यहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 13 इंटू 72 इस तरफ आ जाएगा, तो 13 इंटू 72 माइनस ये हो जाएगा नेगेटिव, और A की वैल्यू यहां पे हो जाएगा प्लस 36, क्योंकि इस तरफ तो पॉजिटिव था, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव, और यहां पे हो जाएगा 13A, और इस तरफ जो A है वो साइड चेंज करेगा तो माइनस A। मैं जानबूझ के 13 इंटू 72 नहीं कर रहा हूं, उसके बाद क्योंकि प्लस भी करना है, सॉल्व भी करना है, पर ठीक है कर लेते। मैं आपको वो भी आइडिया दे दूंगा कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया था, पर अभी के लिए हम कर लेते हैं भैया मल्टीप्लाई। तो 3 2 6, 7 तिया हो जाएगा 21, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 72। फिर से एक बार 3 2 6, 7 तिया 21, और यहां पे 72, तो 6 2 और 1 3, 7 और 2 9, माइनस 936 और प्लस 36, कितना हो जाएगा सर, केवल 900 बचना चाहिए, तो माइनस 36, माइनस 936 और प्लस 36 इधर आ जाएगा 12A, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो भैया 900 माइनस 900 इज इक्वल टू 12A। 12 जो यहां मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A। क्या माइनस 900 और 12 कैंसिल हो सकते हैं, चेक करो एक बार। सर यहां पे अगर हम डिवाइड करने का प्रयास करें 3 के टेबल से, तो 3 4 जा 12, और यहां हो जाएगा कितना सर, यहां हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 300, ठीक है। कितना बोला हमने सर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो माइनस 300, माइनस 300 बटे 4, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो सर 4 और ये हो जाएगा 1, तो यहां पे हो जाएगा 4, कितने जा सर, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28,
2 बचा तो 4 5 20, 75, तो -75 आएगी ए की वैल्यू। आपको क्या निकालना है, आपको 29th टर्म निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो लिख के रखा है a + 28d, वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर निकाल लो। तो ये हो जाएगा T29 इज इक्वल टू a मतलब -75 प्लस 28 इंटू डी मतलब 28 इंटू 6, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 6। अब 28 में 6 गुणा करना तो आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, 28 में 6 गुणा तो सर 28 इंटू 6 करेंगे, 6 8 जा 48, 8 यहां 4 ऊपर, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहां आपका जवाब आएगा 168। अब क्या करना है सर, बस जोड़ना घटाना है और फिर घर चले जाना है, मतलब सवाल खत्म हो जाएगा। तो -75 प्लस 168, करिए इसको सॉल्व। सर 168 में से 75 माइनस करना, यही कर देते हैं। 168 माइनस 75, 8 में से 5 गया 3, 16 में से 7 गया तो 9। तो हमारे हिसाब से जवाब आएगा +93। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है हमारे पास? बिल्कुल है। और यदि आप ध्यान से देखें ऑप्शन सी और बी में केवल एक साइन का अलग है। अगर आपने गलती से भी साइन गलत लगा दिया तो फिर आपके टीचर को मजबूरन आपको 0 अंक देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही दुखदाई सिचुएशन होगी। चलिए फिलहाल तो जवाब आ रहा है ऑप्शन बी 93। आपको पैटर्न समझ में आ गया, आपने क्या किया? यस सर बिल्कुल, केवल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर निकाला। बस अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, तो गलती होने के चांसेस मिनिमम है, एकदम कम है। ठीक है, और देखो इसलिए यहां पे ये ऐसा हो पाया कि 7th टर्म और 13th टर्म का ऐसे कुछ हो पाया, बिकॉज कुछ टर्म्स पक्का नेगेटिव रही होंगी, क्योंकि देखो -75 से पूरी कहानी शुरू हो रही है। तो जो नेगेटिव टर्म्स होगी उन्हें जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो बराबर ही हो जाता है। चलिए अब आप क्या करेंगे, सर स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार जवाब को हम वेरीफाई कर लें कि हमारा जवाब ठीक है या फिर नहीं। कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी। अब तो पक्का खुशी से स्क्रीन होगी क्लियर। और हमारा अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन के ऊपर। अब यहां पे प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोल रहा है आपसे? भैया प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है हमसे कि इन एन एपी सीरीज विच हैज 20 टर्म्स, एक एपी सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 20, कितने? 20 टर्म्स है। ठीक है, चलिए तो आपको बोला गया है 20 टर्म्स है, बहुत बढ़िया। यहां से मुझे क्या पता चल गया, एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 20, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है, देखिए आपको फर्स्ट टर्म दी है 5, ठीक है, और लास्ट टर्म दी है कितनी? 158। और आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ 9th एंड 12th टर्म। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास। एक है संपूर्ण मेथड, जहां पे आप पूरा फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करके निकालेंगे। दूसरा मेथड है आपके पास एक शॉर्टकट मेथड, जो कि हमने इसी सेशन में सीखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पूरा हमारा जो नॉर्मल अप्रोच रहता है, जो हम यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्या क्या जानकारी है आपके पास? सर a की वैल्यू है a, या फिर t1 यदि हम लिखें तो t1 की वैल्यू है हमारे पास यहां पे कितनी? 5। ठीक है, चलिए tn या फिर t20 की वैल्यू है, t20 की वैल्यू है 158। और क्या बोल रहा है आपसे? सर इतना ही पता है। अब आपको बोल रहा है 9th एंड 12th टर्म, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सर उसके लिए हमें पता होना चाहिए a और d की वैल्यू। तो भाई a और d की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सर a और d की वैल्यू निकलेगी यहां से, इन दोनों इक्वेशन से। t1 को आप लिखेंगे कि भैया ये है a विच इज इक्वल टू कितना? 5। चलिए अब ये t20 का मतलब क्या हो गया? तो सर ये हो गया a + 19d। आपको याद होगा लॉजिक कि भैया जब 20 टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है, तो ये रही पहली टर्म और बाकी 19 टर्म का 19d जो आप लेंगे वो कंटिन्यू होते जाएगा, तभी तो आप 20वीं टर्म तक पहुंचेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है आपको? 158 के बराबर। ये आपको समझ में आया? क्या क्या बोला था आपसे? अब a की वैल्यू है 5, तो आप यहां पे रख सकते हैं, तो 5 + 19d वुड बी इक्वल टू 158। क्या इसमें कोई शंका? भाई t1 आपको दिया गया था, t20 आपको यहां पे दिया गया था, आपने सॉल्व करके निकाल दिया। भाई 19d वुड बी इक्वल टू, 19d वुड बी इक्वल टू कितना? सर 19d वुड बी इक्वल टू 158 - 5। 158 - 5 ये कैसे होगा?
सर +5 था, साइड चेंज करेगा तो माइनस, फेयर इनफ। चलिए अब 19D को जब आप देखेंगे तो 158 में से 5 माइनस करना, 8 में से 5 गया 3, 153। डी की वैल्यू बता दो कितनी होगी सर? डी की वैल्यू होगी यहां पे, डी की वैल्यू होगी यहां पे कितनी सर? डी की वैल्यू हो जाएगी 153 डिवाइड बाय 19। चलिए 153 को आपने 19 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा क्या? जितना मैं समझ पा रहा हूं भाई कैंसिलेबल होगा। 19 7 जा कितना होता है एक बार चेक करो तो 19 7 जा होगा सर 7 9 जा 63, 3 यहां 6 ऊपर 7 1 जा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 133। और नहीं 19 8 जा कितना होगा सर? 19 8 जा हो जाएगा 8 9 जा 72, 2 यहां 7 ऊपर 8 1 जा 8 और यहां पे 7 15, 152 हो रहा है। ठीक है चलिए यहां पे अगर हम देखें तो डी की वैल्यू शायद डेसिमल में आएगी हमारी, तो एक काम करते हैं हम डी की वैल्यू को नहीं निकालते। तो सर क्या करेंगे फिर? सर 9th और 12th टर्म निकालनी, जरा उसको भी देख लेते भाई वो कैसे प्राप्त होंगे आपको। तो देखो यहां पे ध्यान से कि 9th टर्म और 12th टर्म का आपको एडिशन चाहिए। ठीक है 9th टर्म मतलब हो जाती है T9। प्राप्त करने की विधि सर A + 8D। ठीक है यही होता है। यस सर व्हाट इज T12 यहां पे? तो भाई T12 हो जाएगा A + 11D। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया सम, तो इन दोनों का एडिशन पूछा गया है आपसे। तो यहां पे जब आप इनको ऐड करेंगे भाई T9 + T12 को जब आप ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा सर? A + A मतलब 2A, बिल्कुल ठीक। और 8 + 11 मतलब 11 और 8 कितना हो जाएगा सर? 19D। तो यहां तक हो जाएगा 2A + 19D। अच्छा 19D जो है वो वहां के अलावा स्क्रीन पे कहीं और भी आपको दिख रहा होगा। कहां पे सर? ये रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो 19D यहां कहीं पे है और साथ में एक A भी है और उनको जोड़ने पे 158 आ रहा है। ठीक है मैंने आपकी बात मानी। चलिए तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, मतलब मैं अगर T9 + T12 को कुछ इस प्रकार लिखूं कि 2A की जगह मैं अलग अलग कर दूं A + A + 19D। ठीक है और मैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बाद वाला A + 19D है ना, इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। ठीक है और ये A + 19 जो मैंने वहां हाईलाइट किया वो आपको स्क्रीन पे और कहीं भी दिख रहा होगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे कि A + 19D = 158। तो जो ब्रैकेट के अंदर है A + 19D वो कितना है? 158 के बराबर। और साथ में A क्या जोड़ना है? आगे A जोड़ना है, उसकी वैल्यू भी आपको पता है। तो एक्चुअली यहां पे आप लिख सकते हैं कि T9 + T12 = 5 + A + 19D मतलब 158। चलिए इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा सर? यहां पे हो जाएगा 158 + 5 मतलब 163। 8 के बाद 9 10 11 12 13, हाँ 163 जो कि यहां पे हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए को अपने जवाब के रूप में हम मार्क कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपने पूरे तरीके से समझा। देखो मुझे कैसे मालूम चला कि यहां नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे को मेरा जवाब नहीं मिलेगा। जब मुझे डी की वैल्यू डेसिमल में मिलने लगी तब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि भैया यहां पे जो सॉल्व करने का तरीका है हमारा वो ट्रेडिशनल नहीं होगा, वो नॉर्मली नहीं होगा, कुछ तो आपको 19-20 करना पड़ेगा। और वो कहां किया आपने? 9 और 12 वाले में। ठीक है तो आपका जवाब आया 163। ये तो हो गया एक पूरी अप्रोच जहां पे आप प्रॉपर्ली फॉर्मूलाज का यूज करके सॉल्व करते हैं। एक और अप्रोच जो कि हम यार यूज कर सकते हैं वो है हमारी कॉन्सेप्ट में पड़ी हुई अप्रोच, जहां पे हमने पढ़ा है कि भाई पहली और लास्ट टर्म, ठीक है, तो पहली और लास्ट टर्म को जोड़ने पे उतना ही मिलेगा जितना रैंकिंग के हिसाब से आप आगे और पीछे वाले को सॉल्व करेंगे। मतलब जैसे ये पहली टर्म है आगे से, ये पीछे से पहली टर्म है। ठीक है ये जो 9th टर्म है ये आगे से 9th टर्म है ना। और ये जो 12th टर्म है इसको अगर आप पीछे से देखें तो 20 19 18 17 16
15, 14, 13, 12 कौन सी पोजीशन पे आ रही है? 9th पोजीशन पे। तो ये आगे से 9th, वो पीछे से 9th, जिसे हम लिखेंगे T12 ही, पर एक आगे से 9th है, एक पीछे से 9th है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये आप पहले ही सीख चुके हैं। तो 5 + 158 वुड बी इक्वल टू कितना? T9 + T12। ये हो जाता है आपका एमसीक्यू वाला अप्रोच। लेकिन हाँ, उसमें फिर आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि 9th और 12th है, लेकिन अगर आप पोजीशन वाइज देखें आगे से और पीछे से तो सेम पोजीशन पे हैं, ठीक है। जो 12th टर्म है उसको अगर आप पीछे से चेक करें, लास्ट टर्म से गिनना स्टार्ट करें, तो वो 9th पोजीशन पे, और T9 तो वैसे भी आगे से 9th पोजीशन पे ही होगा। तो कितना है T9 + T12? तो 158 + 5 दैट इज 163, जो कि हमने यहां ऑप्शन ए में देखा था। फिर से ऑप्शन ए को हम करेंगे हाईलाइट। कंप्यूटर जी का निर्देश है कि भैया ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर उनका भी ऑप्शन आया ए सही, तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। वेरी सिंपल। चलिए, ऑप्शन ए पे टिक लग गया भैया, 163। कंप्यूटर जी का भी जवाब सही, हमारा भी जवाब सही। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहां पे अब देखो क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 8 में आपके पास एक नहीं 2 एपी आ गई है। एक है 45, 41, 37, ठीक है। दूसरा है 5, 9, 13। अच्छा, एक बात ध्यान देना, यहां पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 45 थी, फिर 41 है, फिर 37 हो रही है। हालांकि इस वाले एपी में वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, है ना। तो अगर हम एरोज का यूज करें इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, तो यहां पे एपी में क्या हो रहा है? गिरावट आ रही है। और इस तरफ, मतलब हमारे उल्टे तरफ, जो ये दूसरी वाली एपी है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हैव देयर kth टर्म सेम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उनके मिलने के चांसेस हैं। भाई ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये जनाब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो बीच में मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आपसे पूछा गया है कि यदि आपको पता है कि इनकी kth टर्म सेम है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। कैसे पता लगाओगे? सर पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एपी की, ठीक है। पहले हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट एपी की। तो हमारी जो पहली एपी है, फर्स्ट एपी है, वो है 45, ठीक है, 41 एंड 37। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने लिख दिया यहां पे। क्या इसकी आप मेरे को ए और डी बता पाएंगे? सर इसके ए की वैल्यू है 45, ठीक है, और डी की वैल्यू हो जाएगी -4, है ना। तभी तो 45 से 41 गए, नेगेटिव जाएंगे आप। 45 से कहां पहुंच गए? 41, 4 की आपने कमी कर दी तो -4। दूसरी एपी में, ठीक है, जिसको हम AP2 लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पे 2 एपी हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं A1 D1, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दूसरी वाली एपी में क्या हो रहा है? सर 5, 9 और 13, ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। चलिए, ए की वैल्यू कितनी यहां पे? सर इसमें A2 है 5, ठीक है, और D2 हो जाएगा यहां पे, D2 हो जाएगा यहां पे कितना? सर यहां पे +4 हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 4 13। अच्छा, इन्होंने बोला कि kth टर्म्स आर सेम, ठीक है। तो पहले हमें kth मतलब एक अननोन टर्म है, और अननोन टर्म निकालने का एपी में एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं an। अब देखो an के बारे में जितनी जानकारी हम जुटा पाए उतनी ठीक है, जितनी नहीं पता चलेगी उतनी कोई बात नहीं। चलिए, तो an1 लिख देता हूं मैं यहां पे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। यहां पे आपको मिलेगा A1 + N1 - 1 इंटू D1, यही होगा। इस तरफ जो दूसरी वाली एपी है, वहां पे AN2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? सर यहां पे होगा A2 + N2 - 1 इंटू D2। अब आप वैल्यूज रख दी जितनी पॉसिबल है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, तो यहां पे A1 हो जाएगा 45 + N1 - 1 हो जाएगा इंटू -4, और यहां पे जब आप वैल्यूज रखेंगे तो भैया AN2 हो जाएगा। A2 की जगह आ जाएगा 5 प्लस यहां पे हो जाएगा N2 - 1, आपको पोजीशन नहीं पता है, और D2 की वैल्यू हो जाएगी 4।
अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें जितना हमारे पास पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4n1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +4। 45 और 4 कितना हो जाएगा सर? 45 और 4 हो जाएगा 49 -4n1। इस तरफ हालांकि जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो an2 हो जाएगा कितना? 5, और यहां पे हो जाएगा 4n2 -4। क्या बोला मैंने? 4n2 -4। यहां से आपको क्या जानकारी मिलेगी कि भैया an2 इज इक्वल टू 5 - 4 हो जाएगा 1 + 4n2। कितना? 1 + 4n2। ये आपको दोनों के सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गए। अब अगर आप सवाल की ओर ध्यान दे तो एक वर्ड यूज हुआ है सेम, मतलब जो वैल्यू इस एपी में दिख रही है एग्जैक्टली सेम वैल्यू इस एपी में भी दिख रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां पे आपको 19 दिखेगा तो शायद वहां पे भी आपको 19 दिखे। वो जो भी टर्म्स हैं एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैंने पूरी एपी तो देखी नहीं है, तो लेकिन जो भी टर्म्स है वो इधर पे भी इधर पे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर 13 यहां पे है तो हो सकता है 13 यहां पे हो। अब हम इन दोनों को कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। क्यों सर? क्योंकि सर ये भी अननोन टर्म के बारे में चर्चा कर रहा है, ये भी अननोन टर्म के बारे में चर्चा कर रहा है, और दोनों बराबर ही होंगे। मतलब वो उस वाले एपी का भी पार्ट है और इस वाले एपी का भी पार्ट है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि भैया अगर हम जगह देखें यहां पे तो 49 - 4n1 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 1 + 4n2। क्या आपको ये समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया क्योंकि दोनों अननोन क्वांटिटी बताते हैं, जो अननोन टर्म है उसके बारे में हमें बताते हैं, तो भैया अननोन टर्म दोनों की है और दोनों की अननोन टर्म सेम है। जो kth टर्म्स है वो सेम है, तो दोनों की अननोन टर्म सेम, तो मतलब अननोन टर्म्स बराबर। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो भैया 49, ये -4 उधर चले जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस, और 4n1 + 4n2 हो जाएगा। 49 - 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 48 हो जाएगा। और यहां पे अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो n1 + n2। अच्छा, n1 n2 क्या है? सर n इसकी रैंकिंग है, इसकी पोजीशन है, n2 इसमें पोजीशन से अलग अलग। ठीक है, चलिए अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां पे 48 डिवाइड बाय 4 वुड बी n1 + n2। आपने डिवाइड किया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12 is the value of 12 is the value of n1 + n2। चलिए आपको ये जानकारी मिल गई। अच्छा, ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है कि भैया n1 + n2 = 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे दोनों बराबर हैं, कौन सी पोजीशन पे दोनों बराबर है। जैसे आपने अभी हमें क्या मिल रहा है कि भैया इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में क्या है? बराबरी कहां पे हो रही है? तो सर हमें कनेक्शन मिल रहा है कि n1 + n2 यदि 12 के बराबर होगा तब पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो भैया n1 मतलब अगर इसकी पहली टर्म और इसकी 11वीं टर्म सेम होगी, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। 11 × 4 = 44 + 5 कितना हो जाएगा सर? यहां पे आप चेक कर लीजिए, यहां पे भी आप चेक कर लीजिए, a + 11d। देखो अब यहां पे अगर आप चेक करोगे तो आपका 11th टर्म क्या होगा? 11th टर्म कैसे निकालोगे? तो सर वो होता है a + 10d। तो 4 × 10 = 40 + 5 45, इधर पे भी मिल गया, इधर पे भी मिल रहा है 45, पहली टर्म और उसकी 11वीं टर्म। ठीक है, फिर अगर आप दूसरा पेयर चेक करना चाह रहे हैं तो भैया इसकी दूसरी टर्म और उनकी कौन सी टर्म है? 10वीं टर्म। आप चेक कर लीजिए। 10th टर्म निकालना है अगर इस एपी की, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है, सेकंड वाली वैल्यू इसकी है, तो इसकी 10th टर्म कितनी होगी सर? 9 × 4 हो जाएगा कितना? 36, 36 और 5 हो जाएगा 41। यहां देख लो 41 है। तो ऐसे करके आप सारे पॉसिबल पेयर्स निकाल सकते हैं। कितना होगा आपके नंबर ऑफ पेयर? जहां तक मैं सोच पा रहा हूं 1 11 2 10 3 9 4 8 5 6 7 8 9 10 11 और 12। भाई इसकी 12th टर्म और उसकी सॉरी
इसकी 11th टर्म और उसकी फर्स्ट टर्म बराबर होगी। तो जहां तक हम सोच पा रहे हैं आपका जवाब 6, 5, 4 से तो ज्यादा ही है। आपका जवाब होना चाहिए यहां पे नन ऑफ दिस। एक बार दोबारा समझते हैं सवाल में किया क्या हमने। देखो सवाल की कहानी कुछ ऐसी थी कि सवाल में आपको बोला गया था कि 2 एपी हैं, ठीक है। इसमें आपको बोला गया था कोई एक टर्म सेम नहीं है। देखो ध्यान से देखना, एक वर्ड लिखा है टर्म्स, ठीक है, मतलब बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि दोनों एपी का पार्ट है, ठीक है। आपको बताना है ऐसी कितनी टर्म्स होंगी जो कि दोनों एपी का पार्ट बन रही हैं। तो आपने क्या किया, आपने यहां पे वैल्यूज रखने के लिए सबसे पहले दोनों एपीज को थोड़ा सा स्कैन करना स्टार्ट किया। दोनों एपी से आपको ए और डी की 2 अलग अलग वैल्यूज मिली। आपने उनसे फिर अननोन टर्म निकालने का फॉर्मूला, दैट इज nth टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज करते हुए उस एपी की nth टर्म या फिर अननोन टर्म निकालने का एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन लेके आए, इस तरफ भी उस तरफ भी, ठीक है। अब क्योंकि सेम है दोनों की टर्म्स, मतलब दोनों की टर्म्स क्या हो जाएंगी, बराबर। वही हमने किया कि दोनों की टर्म्स बराबर हमने कर दी। लेकिन जब आप बराबर करने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया इसकी चौथी और इसकी चौथी बराबर होगी ना, ये हमने कभी नहीं कहा। इसकी हो सकता है 5वीं हो, इसकी 7वीं हो, लेकिन बराबर है, ये चीज है हमारे पास। तो बराबर है तो इसलिए हमने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमें दोनों के बीच में क्या कनेक्शन मिला, तो भाई कनेक्शन ये मिला कि n1 प्लस n2, मतलब इसकी रैंकिंग और इसकी रैंकिंग जोड़ने पे यदि 12 आ रहा है तो वो टर्म्स बराबर होंगी। जैसे यहां पे n1 मतलब इसकी पहली टर्म और इस एपी की 11वीं टर्म जो है वो बराबर है, हमने सॉल्व भी करके देख लिया। इसकी भैया 2nd टर्म और इसकी 10वीं टर्म बराबर है, हमने वो भी सॉल्व करके देख लिया। तो इस तरीके से पैटर्न आपका चल रहा है। चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और अपना जवाब चेक कर लेते हैं कंप्यूटर जी ने क्या जवाब दिया है। चलिए कंप्यूटर जी का जवाब भी आ गया है, ऑप्शन डी। हमारा जवाब भी था ऑप्शन डी। तो मतलब यहां पे हम मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, इफ ए बी सी आर इन एपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इन एपी। मतलब आपको देखो क्या दिया यहां पे कि ए बी सी है एपी में, तो इनमें से कौन से एक्सप्रेशन में या कौन से वाले टर्म में आप भी एपी में रहेंगे। चलिए आप इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप एबीसी 3 कोई वैल्यू ले लो। इस एग्जांपल आपने ले लिया 2, 4 और 6 उदाहरण के तौर पे। क्या 2, 4 और 6 एपी में है? यस सर बिल्कुल है। चलिए अब यहां पे आप कर रहे हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी मतलब सर ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 4। चलिए बी माइनस सी मतलब सर 4 माइनस 6 और सी माइनस ए मतलब 6 माइनस 2। क्या ये एपी में है? सर ये -2, ये भी -2, लेकिन ये हो जाएगा 4। अगर ये तीनों होते -2 -2 -2 तब तो फिर भी एपी में हो जाते, पर क्योंकि एक टर्म अलग आ गई तो मतलब एपी में नहीं है। और जितना गणित हमने सीखा है खासकर एमसीक्यूज में, देखो किसी भी स्टेटमेंट को सही होने के लिए सारे केसेस में सही होना पड़ेगा। और अगर आप एक भी केस में गलत होगा, अगर आप एक सिंगल केस में भी गलत हो जाते हैं तो आपको गलत ही माना जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए, क्योंकि हमारे पास वो एक केस आ गया जहां पे ऑप्शन ए गलत है तो हम उसको मार्क नहीं कर सकते। चलिए जैसा कि आपने कहा वैसा ही यहां पे हो रहा है। ऑप्शन ए को हम लाल रंग से मार्क कर देते हैं कि ये तो हमारा केस नहीं बन रहा है। अब देखो भाई बी वाला क्या है, a/2 b/2 c/2 प्लस 1, ठीक है। तो अब जब आप a/2 करेंगे तो 2 है उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। b/2 मतलब 4 है उसको भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला c/2 दैट इज 6/2, लेकिन साथ में प्लस 1 भी है। 2/2 हो जाएगा 1, 4/2 हो जाएगा 2 और 6/2 हो जाएगा 3 + 1 4। क्या ये एपी में है? सर 1 2 के बाद यदि 3 होता और यदि यहां पे +1 नहीं होता तब तो पक्का हम सही जा रहे थे, बट क्योंकि यहां पे एक +1 आ गया तो हमारी जो एपी थी वो सेट नहीं हो पाएगी, तो ऑप्शन बी भी यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी भी रिजेक्ट। अब ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, देखते ऑप्शन सी में क्या मिल रहा है हमें। तो भाई ऑप्शन सी को यदि आप गौर से देखें तो आपको ऑप्शन सी है a + b दोनों को ऐड करना है।
बी माइनस सी, तो तीसरे और दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और सी प्लस ए मतलब तीसरे और पहले को ऐड करना है। करके देखते हैं। तो भाई ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 4, ठीक है। बी माइनस सी मतलब 6 माइनस 4, ठीक है। और सी प्लस ए मतलब 6 प्लस 2। सॉल्व करके देखते हैं। 2 प्लस 4 हो गया 6, 6 माइनस 4 हो गया 2 और 6 प्लस 2 हो गया 8। अब ये तो आप आधी रात को उठा के कोई नींद में भी पूछ ले तब भी बता देंगे एपी है या फिर नहीं है। तो क्या सर यहां पे तीनों ऑप्शन गलत हैं? जैसा कि प्रथम दृश्य हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत होंगे। और बचा क्या भाई? ऑप्शन डी बचा, जो क्या कह रहा है? जो कह रहा है कि सर ऊपर में से तीनों वाला कोई भी एपी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैंने केवल 3 वैल्यूज ले ली ए बी सी जो कि एपी में थी, जैसा कि सवाल में दिया था पहले पार्ट में कि भैया ए बी सी आर इन एपी, तो हमने वही लिया, 3 वैल्यूज ले ली। अगर ये 3 वैल्यूज इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करवा देती तो हम उसको आपके जवाब के रूप में मार्क कर देते, परंतु क्योंकि तीनों ही आपकी जो इक्वेशन थी, जो ऑप्शन थे, जो एपी का तरीका था, जो पैटर्न था, वो सेटिस्फाई नहीं करवा रहा था हमारे तीनों टर्म्स जो हमने कंसिडर किए थे उनको। मतलब उनमें ये तीनों ट्रेडिशंस लगाने के बाद, तीनों एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाने के बाद जो आपको टर्म्स मिल रहे थे वो एपी में नहीं मिल रहे थे। तो एज सिंपल एज दैट आप उसको मार्क नहीं करेंगे। एक बार कंप्यूटर जी से और कंफर्म कर लेते भाई उनका जवाब क्या रहा था, कहीं हमसे कुछ गलती हो गई होगी तो कंप्यूटर जी बता देंगे। हमारे बुजुर्ग हैं भैया, हमें सही राह पे चलने में हेल्प करेंगे। कंप्यूटर जी आपका जवाब बताइए। अब हमारा जवाब भी है यहाँ पे ऑप्शन डी, कंप्यूटर जी का भी जवाब ऑप्शन डी, तो मतलब हम दोनों सही राह पे चल रहे हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। अब 10वां प्रश्न क्या है आपका? यदि nth टर्म किसी एपी की है 5n-2, यदि किसी एपी की nth टर्म है 5n-2, तो आपको बताना है उसकी पहली 10 टर्म्स जो है इस एपी की, वो उनका सम क्या होगा। क्या आप 10 टर्म्स निकालेंगे वैल्यू पुट कर करके उसके बाद सम निकालेंगे? नहीं सर, इतनी मेहनत क्यों करनी है, बात तो आपकी ठीक है। सर हम एक काम कर सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही सारे, यूज करके आंसर बता देते हैं। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हम निकालेंगे T1। T1 कैसे निकलेगा सर? nth टर्म दिए यहां पे तो उसी में वैल्यू पुट करेंगे, 5 इंटू 1 -2, 5 में से 2 गया तो 3, पहली टर्म क्या हो जाएगी? 3। T2 क्या है भैया? सेकेंड टर्म जो कि है 5 इंटू 2 -2, कितना है? 10 में से 2 गया तो 8। अच्छा, T1 T2 निकालने से आपको क्या एडवांटेज होगा सर? इन दोनों की मदद से हम D की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि Tn की वैल्यू दी हुई है सवाल में 5n-2। कुछ सवाल पहले हम सीख चुके हैं, ये Tn की जो स्पेशल वैल्यू हमें दिख रही है वो कैसे आती है। जब कोई व्यक्ति किसी एपी के ए और डी को यूज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है nth टर्म को, तब हमें ऐसे वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। चलिए T1 T2 आ गया तो D की वैल्यू कितनी होगी सर? D की वैल्यू आती है इन दोनों को माइनस करने पे, जो गैप होगा वो 8 में से 3 गया तो 5। अब आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो पहले पार्ट से आपको यह जानकारी मिल गई कि T1 कितना है, T2 कितना है और D कितना है। ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं की मदद से आप लगभग पूरा सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोल रहा है तो आपको चाहिए A की वैल्यू या फिर T1 की वैल्यू जो कि है कितनी? 3 के बराबर। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको चाहिए D की वैल्यू जो कि यहां पे है 5 के बराबर। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा आपको चाहिए N जो कि यहां पे कितना है? 10। अच्छा, एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप सीधे सीधे T10 निकाल दें, क्योंकि वो भी निकालना आसान है, क्योंकि हमने 2 फॉर्मूला पढ़े सम निकालने के। एक n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप उसका यूज करके भी आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा है n/2 इंटू a प्लस l, अर्थात पहली और आखिरी टर्म का एडिशन डिवाइड इंटू n/2, आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं अब इसी को एडवांटेज को यूज करते हुए T10 की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा 5 इंटू 10 -2, 5 10 50 -2 हो जाएगा 48। T10 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चलिए, तो अब आपको चाहिए S10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 10/2, क्योंकि फॉर्मूला है n/2 इंटू a दैट इज 3
प्लस एल दैट इज 48, यही होगा? बिल्कुल सर। चलिए, तो 48 प्लस 3 तो हम आसानी से कर सकते हैं, और बाहर का जो 2 है वो 10 से एडजस्ट होके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो S10 मिलेगा आपको 5 इंटू 51 के बराबर। 48 प्लस 3 कितना होगा सर? 51। इनको सर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 मिलेगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा कितना? 51 इंटू 5 करोगे तो सर 5 1 जा 5 और 5 5 25, 225 मिलेगा क्या मल्टीप्लाई करने पे? चेक करके बताओ एक बार, क्या आपको भी यही जवाब मिल रहा है 225? यदि हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं भैया। तो 5 1 जा 5, 5 25, 255 आ रहा है क्या हमारा आंसर? सॉरी 25 लिखना है, मैं 22 लिख रहा हूं गलती से, वही मैं कुछ सोच रहा था। तो 255 आपका जवाब आएगा, ठीक है? 5 1 जा 5, 5 5 से 25, तो 255 आपका आंसर है। कंप्यूटर जी से पूछ लेते भाई, उनका जवाब भी है 255 क्या? दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि सर इस फॉर्मूले की जगह आप यूज कर सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है? वहां पे भी आपके पास वैल्यूज तो सारी हैं, रख के आप सॉल्व करेंगे, आपका जवाब सेम ही आएगा। यहां पे हमने T10 निकाल लिया, अगर T10 नहीं निकालते हम तो भी हमारा जवाब मिल जाता हमें। तो बोथ द वेज आर पॉसिबल, विचएवर आपको जो भी याद आ जाए या फिर जो भी ज्यादा समझ में आता है। कई बार इंसान को क्या होता है, एक मेथड ज्यादा इजी लगता है, तो अब अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो आप बिल्कुल यूज कीजिए, आपका जवाब सेम ही आएगा। कंप्यूटर जी भाई कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी 255। तो हम यहां पे क्या करेंगे, स्क्रीन को करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 11। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n + 7। तो अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे वहां पे nth टर्म बोल रहा था, यहां पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोल रहा है। तो बेसिकली यहां पे उन्होंने क्या किया है, s जो आपका है Sn उसको जनरलाइज कर दिया है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, जो कि है कितना? n इंटू 3n + 7 के बराबर। और आपसे बोल रहा है 10th टर्म निकाल के बताओ। ठीक है, चलिए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम 10th टर्म? तो भाई 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म तक जाना तो पड़ेगा ही। तो यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे S10 कितना होगा। S10 हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 10 + 7 कितना हो गया सर? 3 10 जा 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 37। तो S10 यहां पे हो जाएगा आपका 370, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए, अब आपने S10 निकाला है तो एक आध ऊपर नीचे का भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आपकी इक्वेशन बनेगी। तो मैं S10 के बाद S9 का रुख करूंगा, और ऐसा क्यों करूंगा वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। बिल्कुल यही ध्यान दीजिएगा कि भैया S9 हो जाएगा यहां पे, S9 हो जाएगा यहां पे कितना सर? 9 इंटू 3 इंटू 9 + 7 एज योर आंसर। 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? तो सर 27 और 7 हो जाएगा 34। 34 इंटू 9 करोगे तो आपको आपका जवाब मिलेगा। तो भैया S9 हो जाएगा 9 इंटू 34 कितना? 9 इंटू 34, तो 34 इंटू 9, 9 चौके 36, 6 यहां 3 ऊपर, 9 तिया 27, 28 29 30, 306। चलिए कितना हो गया S9? सर S9 हो गया 306। कैसे निकाला आपने सर? 9 चौके 36, 6 यहां 3 ऊपर, 9 तिया 27, 28 29 30। अब एक बात आपको जो सोचनी है यहां पे, ठीक है, जब भी आप कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इस एक्टिविटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप मुझे बताइए। सर इस एक्टिविटी का मतलब होता है, मान लो आपने कहा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मान लो हमने कहा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो वो होता है बेसिकली पहली टर्म, ठीक है, मैं दूसरी टर्म जोड़ दी, मैं तीसरी टर्म जोड़ दी, और उसके बाद चौथी टर्म जोड़ी, फिर पांचवी टर्म जोड़ दी। ठीक है, यही होता है। यस सर। अगर मैं S5 की जगह आपसे X6 पूछूं तो क्या मिलेगा सर? उस केस में T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन T4 आएगा, और T5 तक जो कि पिछले केस में भी था वो रहेगा, प्लस उसमें T6 जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये भी कह सकता हूं इनडायरेक्टली कि S6 निकालने के लिए
S6 निकालने के लिए यदि आपके पास पहले 5 टर्म का सम है तो आप लिख सकते हैं S5 है ना प्लस T6, मतलब पहले 5 तो आपने जोड़ के ही रखे, उसमें छठवां टर्म और जोड़ दीजिए तो आपको S6 मिल जाएगा। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोलता है तो अगर आप ऐसे देखें कि पहले तब एक टर्म सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और उसके नेक्स्ट वाले में गैप कितना होगा, तो एक टर्म का होगा जो एडिशनल आ रही है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं सम ऑफ 9 टर्म्स और 10 टर्म्स को कंपेयर करूं, यदि मैं सम ऑफ 9 टर्म्स और 10 टर्म्स को कंपेयर करूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, जरा वो ध्यान देना। तो मैं कह रहा हूं कि भैया S10 तक पहुंचने के लिए हमें पहले शुरू की 9 टर्म्स को ऐड करना पड़ा होगा और फिर उसमें हमने 10वीं टर्म और जोड़ के S9 से S10 तक पहुंचे होंगे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि देखिए आप 9 टर्म्स ऐड करेंगे तो आपको S9 मिलेगा और इन 9 टर्म्स के एडिशन में जैसे ही आप 10वीं टर्म जोड़ देंगे, जैसे ही आप 10th टर्म ऐड कर देंगे तो 9 पहले से थी, 10वीं आपने जोड़ दी तो कितनी मिल गई, कुल मिला के S10 हो गई। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा है यहां पे। तो कोई अगर पूछेगा कि भैया सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म से सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स पे कैसे जाएंगे, तो सर 11 टर्म्स पे तो आप ऑलरेडी हैं, एक लेवल आपको और ऊपर जाना है तो एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी तो आप T12 ऐड कर दोगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे यहां पे हम T10 कर रहे हैं। तो S9 की वैल्यू आपको पता है, S10 की वैल्यू आपको पता है, तो S10 की वैल्यू है 370, S9 की वैल्यू है 304 यदि मैं गलत 306 माफ कीजिएगा यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और T10 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर 370 में से 306 माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा T10। भाई 370 में से 306 माइनस किया तो 64 बचना चाहिए, तो 10th टर्म हो जाएगी आपकी 64। कितनी हो जाएगी 64। क्या आपको ये समझ में आया, पूरा पैटर्न समझ में आया। आई थिंक यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सीख हमें मिलती है वो ये मिलती है किस तरीके से सम को यूज करना है। ठीक है भैया, जैसे यहां पे हमने S10 और S9 को कैसे यूज किया और कैसे उन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाया। तो भैया जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए जहां पे आपको दो सम्स के बीच का कनेक्शन बैठाना है तो आप ध्यान रखना किसमें क्या ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट वाला सम मिलेगा। ठीक है, जैसे जब आप टर्म्स की बात करते हैं T1 T2 T3 T4 तो वहां पे आप क्या ऐड करते हैं, सर नेक्स्ट टर्म को पाने के लिए हम D ऐड करते हैं हर टर्म में। यहां पे आप D ऐड नहीं करते, यहां पे आप नेक्स्ट टर्म ही ऐड कर देते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने सवाल को अप्रोच करें, आपको हर बार सही जवाब ही मिलेंगे। एक बार कंप्यूटर जैसे यहां पूछ लेते भाई उनका जवाब क्या 64 है, बिल्कुल है, तो हमारा और उनका जवाब बिल्कुल सही बैठ रहा है। स्क्रीन हमने कर दी क्लियर और हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है हमसे कि एक एपी है जिसमें 100 टर्म्स है। ठीक है, और A1 A50 A51 और A100 मतलब 4 टर्म्स हैं ये, इनको जोड़ने पे 400 आ रहा है। आपको बताना है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी कितना होगा। तो हमारे पास ये जानकारी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी ये हमसे पूछी गई है सम ऑफ ऑल टर्म्स हमसे पूछा गया है। चलिए पहले हम उसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है। A1 को मतलब पहली टर्म को मैं केवल A लिख दूं, हाँ सर बिल्कुल लिख दीजिए, एक ही बात है। A50 को हम क्या लिखेंगे, तो सर A प्लस 49D, वेरी गुड। A51 को क्या लिखोगे, तो सर A प्लस 50D, बहुत बढ़िया। और A100 को क्या लिखोगे, तो सर वो हो जाएगा A प्लस 99D, और इन सब को जोड़ने पे हमें मिल रहा है 400। चलिए आपने क्या लिखा, सब पहली टर्म को आपने A लिख दिया, 50वीं टर्म को आपने लिखा A प्लस 49D, 51st टर्म को लिखा आपने A प्लस 50D और लास्ट टर्म को लिखा आपने A प्लस 99D। ऐसे ही मिलती है। अगर आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा 4A, क्योंकि 4 बार A है, तो 49 प्लस 50 प्लस 99 कितना हो जाएगा, जरा जोड़ के बताओगे मुझे। सर 49 प्लस 50 प्लस 99 हो जाएगा 9 9 18 1 कैरी,
यहाँ पे 9 और 1 10, 5 और 4 9, 198D। कितना? 198D मिलेगा आपको, और इन सबको जोड़ने पे आपको मिल रहा है 400। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब अगर आप यहां पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं इसके बाद? सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो किया जा ही सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा सर? 2a, क्योंकि 4a था, आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 बचेगा तो 2a आ जाएगा, है ना। 198 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 और 2 9 18, तो 2a प्लस 99d इज इक्वल टू 400। अगर आप 2 को उधर भेज देंगे तो 2a प्लस 99d इज इक्वल टू 400 के बराबर आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपके पास इतनी जानकारी आ गई, इसको आप और कुछ नहीं कर सकते। ए और डी की वैल्यू तो कितनी सारी रखोगे तो अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी, पर वो हमारे काम की नहीं है। अब आते हैं हमें जरूरत किसकी है? सर हमें निकालना है सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्या कोई मुझे बताएगा सम ऑफ ऑल टर्म्स को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे? सर 100 टर्म्स है, देखो एपी में साफ साफ लिखा है 100 टर्म्स है। तो जब आप कह रहे हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स, आपको ये सारी 100 की 100 टर्म्स ऐड करनी। ठीक है, फेयर इनफ। तो 100 टर्म्स हो जाएगा S100। भाई 100 टर्म्स का एडिशन क्या होगा? S100। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो सर S100 हो जाएगा 100/2, दैट इज n/2, 2a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। चलिए ऐसा ही कुछ होगा, हमने यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर हम और विशेष जगह चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू डी, और ये हमारा ब्रैकेट हमने प्रोटेक्शन के तौर पे लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करें तो भैया S100 हो जाएगा 100/2 मतलब कितना सर? 50, और इधर अंदर बचेगा कितना? 2a प्लस 99d। अच्छा, ये जो मैंने अभी शब्द कहे 2a प्लस 99d, ये शायद मैंने पहली बार नहीं किया इस सवाल के संदर्भ में, और शायद ये अकेली जगह नहीं है जहां पे वो लिखा हुआ है, और भी कहीं लिखा है। वो क्या वैल्यू है इसकी? सर इसकी वैल्यू है 400/2, क्योंकि यहां पे 2 मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 200 के बराबर। आपके पास 2a प्लस 99d की वैल्यू है, आप क्या उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करके अपने सवाल के जवाब की ओर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर, क्योंकि हमें कुल मिला के यही बोला गया है कि कृपया आप ये बताइए कि S100 कितना आएगा। आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि a और d की वैल्यू कितनी है और ये सारे टर्म्स की वैल्यू कितनी है, ना, आपसे पूछा ही नहीं गया। कितना बोल रहा है सर? S100 हो जाएगा 50 इंटू 200, मल्टीप्लाई करोगे तो S100 मिलेगा आपको 10,000 के बराबर। देखो 3 जीरोस पहले ही थे, इससे 5 2 10 आ गया, और फिर 3 जीरोस तो 10,000। क्या हमने यहां पे इन चारों टर्म्स की वैल्यू निकाली? नहीं। क्या हमने ए और डी की वैल्यू निकाली? नहीं। हमने केवल गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और यूनिफॉर्म बनाने का प्रयास किया। मतलब देखो सबको मैंने ए और डी के टर्म्स में लिखने का प्रयास किया, और सॉल्व करते करते, सिंप्लीफाई करते करते हम एक लेवल तक पहुंच गए कि हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमने पहले गिवन पार्ट को सिंप्लीफाई किया, फिर हमें जो प्रूफ करना था या जो फाइंड करना था उसकी तरफ थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए। तो बेसिकली इसको थोड़ा चलवाया, उसको थोड़ा चलवाया, और फिर दोनों आपस में आके मिल गए, और आंसर हमें मिल गया। कितना? S100 हो जाएगा 10,000। तो मतलब यहां पे ऑप्शन ए 10,000 हमारा जवाब होना चाहिए। देखो अब यहां पे कितने ध्यान पूर्वक आपको सवाल मार्क करना है कि देखो 10,000 और 1000 दोनों हैं, तो यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी जीरो लिखने में या यहां से वहां आंसर मार्क करने में, और आपने एक आध जीरो मिस कर दिया और आपने गलती से ऑप्शन सी मार्क कर दिया, तो पूरा सही होने के बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो भैया किसी भी एग्जाम में जब तक आप एनटीएससी जैसा एग्जाम दे रहे हैं, खासकर एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑप्शंस को कृपया ध्यान पूर्वक मार्क करें, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आप सही सवाल का भी गलत जवाब मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। कंप्यूटर जी ने बिल्कुल सही जवाब मार्क किया है, ऑप्शन ए हमारे सरा। तो भाई हमारा आंसर हो गया वेरीफाई। अब हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहे हैं आपसे? 13th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 20th टर्म, 20वीं टर्म को पता लगाना है इस सीरीज की, इस एपी की। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्या ये एपी है हम वो पूछ लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। वैल्यूज जो है आपकी वो कुछ इस प्रकार है, 10, ठीक है, उसके बाद 10 1/3, उसके बाद 10 2/3, उसके बाद 11 आ जा रहा है। ठीक है, तो सर 10 2/3 के बाद तो 10 3/3 आना चाहिए।
प्रभु 3/3 जब आप करेंगे तो वो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और 10 + 1 करोगे तो 11 हो जाएगा। तो वहां पे 10 3/3 ही है, लेकिन वो सिंप्लीफाइड वर्जन में कैसा दिख रहा है, 11 के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस एपी को ध्यान से देखें तो पहले हम डी निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भैया चलो ए तो मान लिया हमने 10 है, डी कितना होगा, गैप कितना है, तो सर 10 1/3 में से आप 10 माइनस करेंगे। ठीक है ताकि हम डी निकाल पाए। चलो माइनस कैसे करोगे सर, माइनस हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास यहां पे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए आपकी बात मान ली गई। तो जब आप 10 इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30 + 1 मतलब 31/3 - 10। हालांकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो भाई 31 - 30/3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो जोड़ घटा के जवाब आएगा 1/3। डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू 1/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई प्रश्न में, सब प्रश्न में हमसे पूछा गया है बताइए कि आपकी 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी। चलिए आपके पास ए है, डी है, आपको क्या निकालना है, आपको A20 निकालना है। क्या A20 निकालने का कोई सिंपल फॉर्मूला है? यस सर, जब 20वीं टर्म निकालनी है तो 19वीं वाली के साथ पूछना पड़ेगा, क्योंकि 19वीं टर्म्स और एक ए, तो 19 टर्म्स आएंगे 19D से, और एक हो गया ए, तो कुल मिलाकर आप 20वीं टर्म तक पहुंच जाएंगे। चलिए A20 हो जाएगा, यहां पे ए की वैल्यू है 10 + 19 × 1/3, तो ये हो जाएगा 10 + 19/3। आप इसमें एलसीएम लेके इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे 3 × कितना हो जाएगा सर, 3 × हो जाएगा 30, प्लस यहां पे जोड़ा जाएगा 19 होल डिवाइड बाय 3, कितना सर 3 और 1 4, तो 49/3 हो जाएगा। 49/3 जो कि हालांकि डिविजिबल तो नहीं है 3 से, पर हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि देखो पूरे सवाल में मिक्स फ्रैक्शन का उपयोग किया गया है। तो 3 1 जा 3 आपका जवाब होगा, 3 1 जा 3, 19 तो भैया 3 6 जा 18, और बचेगा कितना 1/3 बचेगा, तो 16 1/3। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए। कौन सा भाई 28 टर्म कौन सी होगी, तो देखो 1 2 3 4 5 टर्म तो यहीं पे दिख रही है आपको, तो आपका जवाब क्या होगा 16 1/3। हम एक काम करते हैं, ऑप्शन देख रहे तो भाई 790/3 260, उसके बाद फिर 268 एंड नन ऑफ दीज, किसको मार्क करेंगे अपने जवाब के रूप में यहां पे, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को मार्क करना हमारे लिए सबसे सुरक्षित है। बाकी सारे ऑप्शन तो हमारे काम के नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो वो तो यहां पे कतई नहीं दिख रही है। क्या करेंगे हम, ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते भाई उनका जवाब क्या आ रहा है, क्या उनका जवाब और हमारा जवाब मैच हो रहा है, यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम देख लेंगे भाई अगर हमने कुछ गलती की है तो। चलो कंप्यूटर जी जवाब बताइए। भाई कंप्यूटर जी का भी जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न यहाँ पे 14th क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के पहले 9 टर्म्स, एक एपी के पहले 9 टर्म्स और क्या दिया इज इक्वल टू, तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, ये रहा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। ये कहा गया है आपको कि 11 टर्म्स का सम 9 टर्म्स के सम के बराबर है। इसका क्या तात्पर्य है और हम इसकी मदद से कैसे हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे वो हमें देखना है। तो इतने पार्ट से अगर मैं कुछ मीनिंग निकालूं तो सिंपल मीनिंग यही रहेगा कि भैया S9 इज इक्वल टू S11। ठीक है, यही आप एक मीनिंग निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इफ देयर आर 20 टर्म्स इन इट। तो आपको बोल रहा है पहली और आखिरी टर्म को ऐड करने पे, मतलब बेसिकली बोल रहा है आपसे कि T1 प्लस T20 को ऐड करने पे कितना मिलेगा। सॉल्व करने के दो तरीके, पहला हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। तो S9 की वैल्यू हो जाएगी 9/2, क्योंकि Sn होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, है कि नहीं। n-1 मतलब 9 - 1 इंटू डी मतलब 8d, ऐसे लिख दे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या यहां पे कि S9 हो जाएगा 9a प्लस 8d। कैसे सर, 2a मतलब बिकॉज फॉर्मूला है 2a प्लस n-1, तो 9 - 1 मतलब 8d।
इस तरफ 11/2 और यहां पे अंदर हो जाएगा 2a प्लस 5 प्लस कितना, नहीं प्लस 10d, क्योंकि 11 टर्म्स हैं, एक माइनस करेंगे आप तो 2a प्लस 10d। चलो अब यहां से आपको क्या जानकारी मिल सकती है, सर इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहां पे कॉमन ले लीजिए, तो 9/2 अगर आपने 2 कॉमन लिया तो a प्लस 4d मिलेगा आपको, है ना। यहां पे अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 11 के बाद अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा a प्लस 5d, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया है। अब आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहां पे इधर भी 2 से 2 कैंसिल, आपको क्या जानकारी मिल रही है कि भैया 9a प्लस 9 चौके 36d इज इक्वल टू, क्या बोला आपने, 9a प्लस 9 चौके 36d इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 11a प्लस 11 5 कितना 55d, यही मिलेगा आपको क्या कि आपने जो बाहर की वैल्यू थी उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 9 इंटू ए 9a, 9 चौके 36, 11 इंटू ए 11a, 11 इंटू 5 इज 55। अब जितना इसको सॉल्व कर पाए हम तो 36d माइनस 55d हो जाएगा कितना, 36d माइनस 55d, और इधर हो जाएगा 11a माइनस 9a, भाई 9a वहां गया सब्ट्रैक्शन में और 55d एडिशन से यहां आया सब्ट्रैक्शन में। 36 में से 55 माइनस करना है, कितना बचेगा सर, जितना गणित हमें आता है माइनस 19d बचेगा, और ये होगा 2a के बराबर। तो हमारे पास तो जानकारी थी कि 9 टर्म्स और 11 टर्म्स का सम बराबर है, वहां से कुल मिला के जोड़ घटा के हमें क्या जानकारी मिलेगी कि 2a इज इक्वल टू माइनस 19d। अब इसकी मदद से हम जितना सॉल्व कर पाए उतना हम अपना जवाब बताएंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, T1 का मतलब हो जाएगा a और T20 का क्या मतलब हो जाएगा कि सर a प्लस 1 कम करना है तो 19d, क्योंकि 20 टर्म है तो d कितने होंगे, 19 होंगे, और साथ में एक a और हो जाएगा तो 20 के बराबर होगा, 19d और एक a तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब a प्लस a हो जाएगा 2a और प्लस हो जाएगा 19d। अब इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जहां पे हम ये पूरा कार्य कर रहे हैं वहां पे कहीं और भी आपको 2a की वैल्यू दिख रही होगी, बिल्कुल ठीक नीचे देखिए 2a की वैल्यू है माइनस 19d। क्या इस वैल्यू को हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे आपको मिलेगा माइनस 19d और प्लस 19d, तो भाई माइनस 19 प्लस 19 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, 0। तो हमने शुरू कहां से किया था सर, T1 प्लस T20 निकालने से शुरू किया था और उसकी वैल्यू आ रही है 0 के बराबर। तो देखो यहां पे आपका क्वेश्चन क्या था कि भाई 9 तो 11 टर्म्स को जोड़ने पे 9 टर्म्स का सम और 11 टर्म्स का सम बराबर है। ऐसा तभी हो सकता है कि जब 9 के बाद की जो टर्म्स है वो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रही हो, वरना कैसे बराबर होगा। आप किसी में कुछ ऐड करें और वो इंक्रीज ना हो तो या तो वो 0 के बराबर है, या फिर यहां पे देखो 9 से अगर आपको 11 जाना है तो आपको 2 टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी। S9 के बाद आपको T10 ऐड करोगे तो S10 मिलेगा, T11 ऐड कर दोगे तो S11 मिल जाएगा। तो अगर S9 से S11 जाने में आपकी दोनों टर्म्स दोनों चीजें बराबर हैं तो मतलब T10 और T11 कैसे हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे कटपिट के 0 के बराबर। अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूं बेसिकली लिखित में, क्योंकि आपको यहां पे घुमा दिया जा सकता है शब्दों के जाल में, तो चलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि S11 तक जाने का रास्ता जो होगा हमारा, तो सर S11 जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, S9 में यदि हम T10 जोड़ देंगे तो ये बन गया S10, है ना भाई। 9 टर्म्स का सम था, आपने 10वीं टर्म और जोड़ दी तो T10 तो S10 बन गया। इसमें आप 11वीं टर्म और जोड़ दोगे तो S9 से लेकर S11 तक की आपको दूरी मिल जाएगी। भाई पहले S10 बना, S10 से S11 बन गया जब आपने 11th टर्म जोड़ दी। तो अब क्योंकि S9 और S11 बराबर हैं तो कुल मिला के यहां से निष्कर्ष तो यही निकला कि भैया T10 और T20 हो गए 0 के बराबर। ठीक है, मतलब या तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होगा तभी ऐड करने पे 0 आएगा, वरना तभी कैंसिल आउट हो पाएंगे, वरना तो ऐड करने पे 0 आ जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अगर आप छोटी सी भी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे आपको इंक्रीज ही मिलेगा। 0 तभी मिल सकता है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और यहां पे मतलब आप कह सकते हैं कि वैल्यूज जा रही है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, इसीलिए आपका जवाब कितना जा रहा है
0 के बराबर। तो ऑप्शन ए है 0, वही आपका जवाब है। एक बार कंप्यूटर जी से और वेरीफाई करवा लेते हैं भाई, उनका वेरिफिकेशन जरूरी है। तो कंप्यूटर जी का भी जवाब है ऑप्शन ए 0। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, जितना आपको आता है फॉर्मूला यूज करते हुए आपने सवाल को सॉल्व किया। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, बस उतना ही था कि हाँ T1 और T20 को ऐड हमने पहले कर दिया, मतलब उनका जो फॉर्मूला बेस्ड जो वैल्यूज हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड हमने ऐड कर दिया, बाद में उसको यूटिलाइज करते हुए सिंप्लीफाई करके अपना जवाब बताया। चलिए मूव करेंगे हम अगले पड़ाव की ओर, जो कि आपके लिए है इस सेशन के एंड की तरफ आने की प्रथा। और जैसा कि आपको हर सेशन के एंड में बताया जाता है कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स की जो यूट्यूब चैनल है उस पे बहुत सारे सेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स है, और हमें हमेशा से ये स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है कि सर हमें ये वाला लेक्चर नहीं मिल रहा है, हमें ये वाला सेशन नहीं मिल रहा है, इसके बाद कौन सा सेशन होगा वो हम जज नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ और ही टॉपिक पे चले जा रहे हैं किसी वजह से। और हमारे पास ऐसे ईमेल्स रोज आते हैं, तो हमने आपकी इन सारी समस्याओं का एक रामबाण इलाज निकाला है कि भैया एक ही तीर से सारे निशान हो जाएंगे, और वो है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी या फिर जो भी आप एनटीएससी या ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बहुत आसानी से कर पाएंगे, एकदम स्मूथ मैनर में कर पाएंगे, क्योंकि हमने हमारा जो होम पेज है हमारी वेबसाइट का, उस पे वहीं पे हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में अपने वीडियोस को देखना चाहते हैं, लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, वहां पे जाइए। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो एनटीएससी के टैब पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको एनटीएससी संबंधित जो भी सेशंस हमारे टीचर्स बना रहे हैं या बना चुके हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पहुंचना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे वॉच नाउ का बटन है फॉर मैथ्स, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी कि इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो जानकारी मिल जाएगी। इन सारे लेक्चर्स को एक क्रमबद्ध सूची में लगाया गया है ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे चैप्टर्स की हमने लिस्ट बना दी है। इस चैप्टर नंबर सिस्टम में कितने लेक्चर्स हैं, 22 हैं, क्या उसमें पढ़ाया गया है, कितनी ड्यूरेशन है, और जैसे ही आपको कोई भी लेक्चर समझ में आता है कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, आप ठीक सामने लगे वॉच नाउ बटन से अपनी पढ़ाई वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने मनपसंद लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको हमारे सेशंस मिल जाएंगे। हूबहू यूट्यूब जैसे ही हैं, सेम टीचर जो कि आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वही टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, सेम क्वालिटी कंटेंट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस एक बात अच्छी है, यहाँ पे ना कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, ना कोई ब्रेक आता है, ना कोई सजेशन, ना कोई नोटिफिकेशन। आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। एंड मूविंग नेक्स्ट, तो भैया हमारा जो सपना है कि भारत का हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो आगे बढ़े, जीवन में पढ़ाई करे, तो उसके लिए हमने मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी लॉन्च कर दिया है। काफी टाइम हो गया है इसको, तो लेकिन हम अभी भी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो कि पढ़ना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए भाषा कभी भी बैरियर ना बने। आपको बस क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है हमारा कि आपके वो फ्रेंड जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में उन्हें चीज कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम के चैनल को यूज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करके यहां से सेशंस के बारे में पढ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बस आप यहाँ पे आइए, आपको जो भी सेशन देखने हैं हिंदी मीडियम में आप सारे देख सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेदर वो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल हो या हिंदी मीडियम चैनल हो, सारे ही चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर किए जाते हैं, आपको कुछ भी कहीं भी पे करने की जरूरत नहीं है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमारा जो एनटीएससी का 100% फ्री कोर्स चल रहा है उसमें हम लोग सैट के स्टेज 1 पार्ट की तैयारी कर रहे थे, जहां पे हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 10वीं के हिसाब से, और एनटीएससी में भी इसमें हर साल एक आध दो सवाल तो आ ही जाते हैं लगभग सारे स्टेट्स में। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, रेगुलरली पढ़ाई करें, एंड यस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।